बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी को आज 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि जंगबंदी को 2 माह हो चुके हैं। लेकिन मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद शुरू होने वाला सिफारती तातुल अब भी बरकरार है और खित्ता एक बार फिर गैर मामूली कशीदगी की जानिब बढ़ रहा है। हालिया दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान हमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी सर उठा रही है और यूं ये खित्ता एक मुमकिना नई जंग के दहाने पे खड़ा है। हालिया पेशरफ्त में जंगबंदी के बाद पहली मर्तबा ईरान ने इतवार के रोज इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इन कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ये कोई वक्ती या महदूद रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि आइंदा दिनों में जारी रहने वाले एक मरबूत फौजी सिलसिले का आगाज है। इजरायली फौज ने इन हमलों की तस्दीक की और कहा कि ईरान की जानिब से दागे गए बेशतर मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइल अपने अहदाफ के करीब पहुंचने में कामयाब हुए। उन हमलों के चंद घंटों बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और इजरायली दिफाई अफवाज के मुताबिक ईरान के वस्ती और मगरबी इलाकों में मुतअद्दिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें फौजी तंसीबात, रडार सिस्टम्स और बाज सनती मराकिज शामिल थे। ईरानी ज़राए अबलाग ने मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की तस्दीक की और कहा कि बाज़ मकामात पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। अगरचे दोनों जानिब से नुकसानात की तफसीलात वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन सूरत हाल की शिद्दत ने खित्ते में तशवीश को गैर मामूली तौर पर बढ़ा दिया है। ये कशीदगी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब इजराइल ने ईरान के जनूब मगरबी शहर माहशर में वाक़ एक अहम पेट्रोकेमिकल तंसीब पर हमले का दावा किया। ईरानी मीडिया ने उस हमले की जुज़वी तस्दीक करते हुए कहा कि कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी और दीगर तंसीबात को नुकसान पहुंचा, लेकिन फौरी तौर पर किसी बड़े जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान ने इन हमलों को खुली जारहियत करार देते हुए कहा कि ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी मुआहिदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ईरान अपनी सरजमीन और मफादात के दिफा में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और दुश्मन उसकी कार्रवाइयों की भारी कीमत चुकाएगा। खित्ते में कशीदगी सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रही, बल्कि दीगर ममालिक भी इसके असरात महसूस कर रहे हैं। यमन की जानिब से भी इजराइली अहदाफ पर मिसाइल हमले करने के दावे सामने आए, जिससे यह वाज़ेह हुआ कि यह तनाज़ा बतदरीज एक वसी इलाकाई महाज में तब्दील हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ गैर रियासती और रियासती अनासिर भी शामिल होते जा रहे हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुखातिब करते हुए कहा कि मजीद कशीदगी की कोई गुंजाइश नहीं और तेहरान को फौरन मुज़ाकरात की मेज पर वापस आना चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि अमरीका ईरान के साथ एक हतमी मुआहिदे के करीब है और वो नहीं चाहते कि मौजूदा बहरान इस पेशरफ्त को नुकसान पहुंचाए। उनके मुताबिक दोनों तरफ से इब्तदाई कार्रवाइयां हो चुकी और अब वक्त है कि सूरत हाल को मजीद कशीदा होने से रोका जाए। लेकिन ईरान सदर ट्रंप के इन दावों पर यकीन करने पर तैयार नहीं। ईरान ने अमेरिका पर इल्जाम आयद किया है कि इजरायली कार्रवाइयां उसकी इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं, जिसके बायस दो तरफा सिफारतकारी के रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजमुई सूरत हाल इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटा सा वाकया पूरे खित्ते को और ना खत्म होने वाली बड़ी जंग की तरफ धकेलेगा और आलमी ताकतें अगरचे कशीदगी कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकाइक बताते हैं कि अस्करी कार्रवाइयां तेजी से बढ़ रही हैं और सिफारतकारी पसमंजर में जारी है। खित्ते का मुस्तकबिल इस वक्त गैर यकीनी है और हर गुजरता दिन इस बहरान को मजीद पेचीदा बना रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, उसके नताइज, उस पर लगने वाले इल्जामात और तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज ने तमाम सियासी अंदाजों और एग्जिट पोल्स को वाज़ेह तौर पर चैलेंज किया। पोलिंग से पहले यह तासुराम था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मैदान मारेगी वो उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ही और एतराज़ात आयद कर चुकी थी, लेकिन जब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आए तो पूरा मंजरनामा ही तब्दील हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे 10 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद सादा अक्सरियत से इंतखाबात जीत चुकी है, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 2 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए और 1 नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई है। अगरचे यह एदादो शुमार भी गैर हतमी है, लेकिन रुझान वाज़ेह तौर पे एक मखलूत असम्बली की तरफ इशारा कर रहा है, जहां किसी भी जमात के लिए अकेले हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत साजी के लिए 24 में से कम 13 नशिस्तें दरकार है, लेकिन कोई भी जमात इस कदर नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी। यही वजह है कि अब सारी तवज्जो आज़ाद उम्मीदवारों पर मरकूज हो चुकी है, जिनकी तादाद और उनका सियासी झुकाव मुस्तकबिल की हुकूमत का फैसला करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के बराह रास्त मुंतखब होने वाले अरकान की तादाद तो 24 है, लेकिन 9 मखसूस नशिस्तें मिलाकर यह तादाद
33 बन जाती है, जिसमें खवातीन की 6 और टेक्नोक्रेट्स की 3 नशिस्तें हैं। यूं अब हुकूमत बनाने के लिए 17 अरकान की हिमायत दरकार होगी, जो किसी भी मुमकिन इत्तेहाद के बगैर हासिल करना मुश्किल दिखाई देता है। और यही वो नुक्ता है जहां सियासी जोड़ तोड़ की अहमियत दो चंद हो जाती है। मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी को एक निस्बतन मजबूत ऑपोजिशन हासिल है, क्योंकि वो ना सिर्फ सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई, बल्कि आजाद उम्मीदवारों को साथ मिला के हुकूमत बनाने की अमली सलाहियत भी रखती है। अगर ये आजाद अरकान उसके साथ शामिल हो जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसानी हुकूमत साजी के लिए दरकार अरकान की हिमायत हासिल कर लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी फतह के बाद अब मजमूई मंजरनामा यह है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इंतजामी यूनिट्स में एक गैर मामूली पोजीशन रखती है। वो अगरचे विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन मुख्तलिफ सूबाई और नीम खुद मुख्तार इंतजामी इकाइयों में भी उसकी मौजूदगी उसे एक अहम कौमी जमात के तौर पर सामने लाती है। और ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में उसकी बरतरी उसे मजीद सियासी वजन फराहम कर रही है। लेकिन ये कामयाबी अपने साथ कई चैलेंजेस भी साथ लेके आई। सबसे अहम सवाल अवामी एतमाद का है, दूसरा अहम चैलेंज गवर्नेंस के मायार का है। अवामी शिकायत, इदारा जाती कमजोरियां, इंतजामी मसाइल वो अवामिल हैं जिन्होंने माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। अब उसके लिए जरूरी है कि इस तासुर को खत्म करके एक मौसर और शफाफ हुकूमती ढांचा बने। एक और अहम पहलू कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ फौरी इत्तेहाद की जरूरत नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि मौजूदा हुकूमत में गैर रस्मी तौर पर मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, तो इसलिए भी ये इम्कान है कि सदर आसिफ अली जरदारी की मफाहमती हिकमत अमली के तहत दोनों जमातें गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद कायम कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पार्टी पर एतमाद का इजहार किया और वो हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये बयान न सिर्फ पार्टी के एतमाद को जाहिर करता है, बल्कि इस बात का भी इंदिया देता है कि पीपल्स पार्टी इस मौके को एक बड़ी सियासी कामयाबी में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। और आने वाले अगले चंद दिन अब फैसलाकुन होंगे जो गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मंजरनामा वाजे करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से अक्सरियत हासिल होने के बावजूद हुकूमत साजी का मरहला आसान नहीं, जो गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मंजरनामा वाजे करेगा। इसी मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हुमायूं साहब मैं आपका भी मशकूर हूँ, शर्मिला साहिबा आपका भी मशकूर हूँ। शर्मिला साहिबा सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। 2 दिन पहले आपने ये इल्जाम आयद किया कि पंजाब पुलिस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में तायुनात की जा रही है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वफाकी वज़रा वहां का दौरा कर रहे हैं, तो ये प्री पोल रेगिंग है। अब 10 नशिस्तों के ऊपर जो कामयाबी है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ वही है जो आज से 2-4 दिन पहले था, या आज मौक़िफ़ तब्दील हो चुका? जी बहुत शुक्रिया यासिर साहब। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने तो भरपूर कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन उनकी तरफ जो है वो राग़िब हो जाए, और किसी भी इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित उठा के देख लें, कहीं ऐसा नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन फिर उसका नोटिस भी लेता है अगर ऐसा होता है तो, कि वफाकी वज़रा बैठे हैं और वहाँ आके मंसूबों पे मंसूबे अनाउंस कर रहे हैं। इस गिलगित बाल्तिस्तान के इलेक्शंस के अंदर जब मंसूबे अनाउंस किए गए तो उनके कम्युनिकेशंस के वजीर आके बैठे हुए थे, और कम्युनिकेशंस के वजीर के साथ साथ चेयरमैन एनएचए भी वहां बैठे हुए थे। ये कहीं नहीं होता है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इंतहाई गयूर है, समझदार है, और उनका बहुत पुराना एक रिश्ता है पीपल्स पार्टी के साथ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से लेके फिर शहीद बीबी के दौर में जब एम्पावरमेंट की गई, शहीद भुट्टो ने जब एफसीआर का खात्मा किया, बीबी साहिबा ने उनको एम्पावर करने की कोशिश की, और बिलखुसूस फिर 2009 में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने गिलगित बाल्तिस्तान एम्पावरमेंट ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत पहली लेजिस्लेटिव असेंबली आई, उनका चीफ मिनिस्टर आया, वहां पर तरक्याती काम शुरू हुए, लोगों को उनकी शनाख्त मिली जो उनका हकीकी हक था। और अब जो तीसरी जनरेशन है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बीबी आसफा की, वो वहाँ पहुंचे और उन्होंने अयादा किया और ये वादा किया कि वो भुट्टोज का जो मिशन है उसको जारी और सारी रखेंगे और गिलगित बाल्तिस्तान को उसकी हकीकी शनाख्त दिलाएंगे। उनकी जो कुदरती वसाइल हैं, जो मादनियात हैं, उन पे उनका हक होगा। और ये जो दरीना मुतालबा गिलगित बाल्तिस्तान की आवाम का था और है, और जो पीपल्स पार्टी का भी नारा है कि हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत और हक के रोजगार, जो गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों का हक है, वो उनको दिलाया जाएगा। देखिए दीगर जमातें जो वहां पर आई बशमूल PMLN, उन्होंने बड़ी कोशिश की
कि उनको किसी न किसी तरीके से प्रोजेक्ट दिखा के अनाउंस करके चले जाएं। लेकिन अवाम जानती है कि डिलीवर कौन करता है और खोखले वादे कौन करके जाता ठीक। है। ये इट वाज वेरी क्लियर और हमें ये अंदाजा था कि फॉर्म 45 को भी चुराने की कोशिश की जाएगी, इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने जलसों में इस बात को भरपूर तरीके से एम्फसाइज किया कि आपने फॉर्म 45 का दिफा करना है, आपने फॉर्म 45 बचाना है, फॉर्म 47 मैं लेकर आऊंगा। और यही हुआ कि कल जब इलेक्शंस खत्म हुए, गिनती कंप्लीट हुई, उसके बावजूद कई घंटों तक फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा था। और आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी को 10 सीटों के ऊपर तो बिल्कुल फतेह हासिल है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी सीटें भी हैं और मैं आपको बताऊं कि जिसपे हमें दुख है, लेकिन हम इसके ऊपर भरपूर तरीके से जहां भी जिस फोरम पे भी हमें जाना पड़े हम जाएंगे। सबसे पहली सीट ये है GBA 16 डायमर 2, जहां पर 24 वोटों से, सिर्फ 24 वोटों से पीपल्स पार्टी को हराने की कोशिश की जा रही है। फिर GBA 20 खिजर 2, जहां पर हमारे कैंडिडेट हैं जिनको 150 वोटों से पीछे किया जा रहा है। फिर GBA 3 गिलगित 3, जहां पर 400 साढ़े 400 वोट। और फिर GBA 8 स्कर्दू 2। ये सीटें हैं जिसपे हमारा यानी मजमूई तौर पे आप ये कहते हैं कि 14 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही थी, 10 तो वाजे हो गई, 4 के ऊपर जो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैं हुमायूं साहब कांटे का मुकाबला हुआ है और ये सीटें हम बिल्कुल हमने निकाली हुई सीटें हैं। ठीक, हुमायूं साहब, सर आपने भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इतराजात उठाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर। अगर कायरा साहब की गुफ्तगू देखी जाए तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें कच्चे रिजल्ट दिए जा रहे हैं, हमें फॉर्म 45 फराहम नहीं किए गए, और उसी तरफ इशारा जो है वो शर्मिला फारूकी साहिबा ने किया। लेकिन मजमूई तौर पे रिजल्ट जिस जमात पे इल्जाम था उसके तो बरक्स निकला है और वाज़े तौर पे वो भी उतनी नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी। तो आपकी जमात का इस मंजरनामे पे क्या मौक़िफ़ है, और अभी जो इलेक्शन के नताइज हैं उसको अगर इहाते के अल्फाज में लाएं तो किन अल्फाज में करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यक्का नअबुदु व यक्का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस थे, इसको अगर आप देखा जाए, इसकी रिगिंग प्री पोल से स्टार्ट हो गई। अब उसमें ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो प्री पोल रिगिंग नहीं हो रही थी, वो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ थी, क्योंकि पहले पीटीआई ने जब डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ, जो गिलगित बल्तिस्तान का डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसके साथ जब इल्हाक किया और हम लोगों को सिंबल भी अलॉट हो गया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ चंद दिन पहले इलेक्शन से उस पार्टी को कैंसिल कर दिया। तो अब आप ये याद रखें कि आपको एक इलेक्शन एक्ट के लिहाज से एक खास टाइम से पहले, अगर आप किसी और पार्टी के साथ नहीं करते और आप जिस पार्टी के साथ हैं वो उसको आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो आप नाउ यू डू नॉट हैव अ चॉइस कि आप किसी और के साथ इल्हाक कर सकें। और यही वजह है कि एक दफ़ा फिर उन्होंने, ये इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के इस तरीके से किया, बिल्कुल तकरीबन वही चीज़ रिपीट की है जो कि 2024 में पीटीआई के साथ पाकिस्तान में हुआ था। अब उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि जिसमें मेरे ख्याल में सिराजुल हक साहब ने भी और सारे लोगों ने वो कहा हुआ है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उनको ना सिर्फ रोका गया बल्कि जो गए हुए थे उनको सुबह बदर भी किया है। इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब जैसे शर्मिला साहबा बता रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान में एक खास इम्पैक्ट है पीपल्स पार्टी का, जो कि चूंकि वहाँ के 1973 के जो आइन था उसमें उनको कुछ हेल्प की गई थी, सारा किया गया था, और जाहिर है जो पहला आइन बनेगा उसमें डेफिनेटली अपनी जगह होंगी। तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को पूरी तरह एक्नॉलेज करता हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक होल्ड है। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री देखें तो मेरे ख्याल में 2020 में जो इलेक्शन हुआ था वो गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में पहला इलेक्शन था जिसमें उन्होंने एक पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा उन्होंने सीटें दे दी। 24 में से 22 पीटीआई को मिली थी, बाकी जो उसके बाद बाकी सारे कुछ बीच में जाके ज्वाइन भी कर गए थे। तो अब अगर आप उसको करके देख लें तो वहां पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद हुकूमत थी जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को
अबूरी तौर पे एक सूबे का दर्जा दे दिया था, और उसके बाद कोशिश की गई थी, अनफॉर्चुनेटली फॉर वट एवर रीजंस दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, वो चीज नहीं हो सकी, विच इज रॉन्ग, आपको कर लेना चाहिए था। अब मेरे ख्याल में वो उसका एक टेक्निकल इशू था, उस वजह से नहीं होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी वहां जीती? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को एक सिग्निफिकेंट सीटें मिलनी थी, और वो मिली है। इस वक्त उनके पास 10 सीटें कंफर्म है, बाकी 4 जिनके इन्होंने निशानदेही किए, मिले ना मिले, अगर वो 5 आजाद उम्मीदवार हैं माइनस पीटीआई, क्योंकि पीटीआई के साथ 8 होते हैं, लेकिन वो 5 अगर वो मिल जाते हैं इनको, तो ये लोग अपनी हुकूमत बना सकते हैं। इनको 14 के नंबर हैं, तो वो 10 और 5 15 हो जाएंगे, तो दे विल बी एबल टू, और विद बाकी जो सीट्स हो जाती हैं, दे विल बी एबल टू मेक देयर गवर्नमेंट सिंपल मेजॉरिटी के लिहाज से, तो शायद उनको पीएमएलएन की जरूरत ना पड़े। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये था, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वो जो अपना खालिद खुर्शीद साहब की वालदा साहिबा थी, उनका जब रिजल्ट आ रहा था, तो उसमें जब पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड कैंडिडेट को 956 वोट मिल गए, और ये सामने आ रहा था, ये तकरीबन 9 बजे के करीब था, और उसके बाद 681 जो था पीएमएलएन का था, और 613 वोट्स आखिरी जो दिखाए गए थे वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के थे। इसके बाद एकदम बिल्कुल 2024 की तरह एकदम बंद कर दिया गया था वो करना, टेलीकास्ट करना नंबर ऑफ वोट्स को। ये वो टाइम था जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म, मैं उसमें पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं किया, उनके साथ किया, दैट इज व्हाई पीपल्स पार्टी प्रॉब्ली टुक द राइट नंबर ऑफ सीट्स। अब मेरा ये ख्याल था, यानी आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो हुआ। शर्मिला फारूकी साहिबा, जिस तरीके से उज़र उठाया हुमायूं साहब ने, वो ये कहते हैं कि 10 नशिस्तें निकलना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई अचंभे की बात नहीं है। तो आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या उनके हिमायत याफ्तगान जो कैंडिडेट्स हैं उनका यूं हार जाना या हरवाया जाना, ये अचंभे की बात है? नहीं जी, देखिए अचंभे की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वहां से जीतना था। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि अगर बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए तो पीपल्स पार्टी विल स्वीप द इलेक्शंस। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसों में अवाम की तादाद नहीं देखी, आपने वो जोशो खरोश नहीं देखा, और रैंडमली मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है तो आप मेरी बात को एक तरफ रख दें, लेकिन अगर आपके नुमाइंदे वहां पर ऑन ग्राउंड इलेक्शंस को कवर कर रहे थे और जलसों को, तो अगर आप रैंडमली चलते फिरते लोगों से वहां पर पूछे तो वो आपको कहेंगे कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और मैंने तो कई मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ जहां पर कवर करने के लिए जो सहाफ़ी गए थे, वो जब बात पूछते थे लोगों से कि आप किसको वोट देंगे, तो वो कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वो बड़ी समझदार गयूर अवाम है, वो जानते हैं कि कौन सी जमात ने आज तक कंसिस्टेंटली उनको डिलीवर करके दिया है, दे नो इट, और वो अपने वोट को बहुत एहसास के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं। वी न्यू वी विल स्वीप द इलेक्शंस, लेकिन सिर्फ हमें खदशा ये था, जो कुछ हद तक साबित भी हुआ, कि हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको बताऊं कि जब पीटीआई अक्सर जब फॉर्म 45 और 47 की बात करती है, और मुझे याद है इस असेंबली के पहले जो मेडन स्पीच चेयरमैन साहब ने दी थी, उन्होंने पीटीआई को याद दिलाया था कि जब हम ऑपोजिशन में होते थे और हम चिल्लाते थे कि हमें फॉर्म 45 नहीं मिला, और 3 दिन तक फॉर्म 45 नहीं मिलता था, तो आप हंसते थे हम पे। और अब टेबल्स हैव टर्न्ड, और आज भी मौका है कि आप आए, हमारे सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। तो ये चीजें हो चुकी हैं माजी में, और हमें इसका इदराक था, इसीलिए हमने वहाँ की आवाम को कहा था कि आप अपने फॉर्म 45 को प्रोटेक्ट करें। हुमायूं साहब, आपका इस पे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा कि इस नतीजे ने अगली हवा का मंजरनामा अखज़ करना था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगली हवा का मंजरनामा क्या अखज़ किया है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सिंपल सी बात यह है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में है भी और नहीं भी है, मतलब टेक्निकली दे आर द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और ठीक है, ये लोग, इन्होंने एक अच्छी चाल चल के उसमें वो नहीं लिए, ये एज अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए कि ये लोग ट्रेजरी बेंचेस में बैठते हैं, तो ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा दूसरी चीज है, जब इनको फॉर्म 45 नहीं मिल रहे थे, आप सोचे हमारे साथ क्या हो रहा होगा। हमारे खिलाफ तो ये लोग
सारे मिल के थे ना, दे वर ऑल जॉइंट टुगेदर अगेंस्ट पीटीआई। अब उसमें और फिर पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपने वहां कॉन्टेस्ट भी नहीं करने दिया, तो फिर हाउ इजी वुड इट बी। अब उसमें तीसरी चीज है जिसको बिलावल भुट्टो ने भी किया था। अब आप सोच लें कि आप जरा पंजाब पुलिस को सामने रखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें और फिर उसको ये याद रखें, पंजाब पुलिस इज द मोस्ट करप्ट पुलिस ऑफ पाकिस्तान। अब उसको फिर अगेंस्ट यूज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुझे एक बात बताएं, डू यू थिंक कि जब ये लोग फॉर्म 45 के लिए रो रहे थे कि इनको नहीं मिल रहा, तो हमारे साथ क्या हो रहा होगा? हम तो ऑलरेडी आउटकास्टेड लोग हैं, हम तो ऑलरेडी टेररिस्ट आप डिक्लेयर किए हुए कि यार ये लोग टेररिस्ट लोग हैं। तो जस्ट इमेजिन कि क्या होगा। अब इस सारी जगह पे इस तूतीखाने में हमारी कौन सुनेगा? हमें तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि यार ये 2 सीटें तुम्हें जो मिल गई हैं, देखो सही इलेक्शंस हुए, लेकिन हमारे लिहाज से हमारे कम से कम 8 या 9 बनते थे, इंक्लूडिंग MWM के साथ हमारे ये बनते थे, वो हमसे लिए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि 8 से 9 नशिस्तें बनती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये है कि 14 नशिस्तें बनती थी और छोड़ा गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी इस पूरे इलेक्शन के नताइज के हवाले से कोई वाज़ेह पैगामात या पैगाम रसानी जो है वो मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन आएगी ज़रूर और उसी से फिर अहाता किया जाएगा जीबी की अगली सियासत का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस्लामाबाद में कौमी बजट 2026-27 की तैयारी जोरों शोर से जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि बजट इत्तफाक राय से तैयार किया जाए, जिसके बायस कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला अहम इजलास आखिरी लम्हे में मुलतवी कर दिया गया है। उस इजलास में ही आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की दस्तावेज मंजूर की जानी थी, लेकिन हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बाज अहम निकात पे इत्तफाक न होने के बायस मामलात आगे न बढ़ सके और इजलास को वक्ती तौर पे आगे बढ़ा दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ये इजलास कल होने का इम्कान है। ये इजलास इसलिए भी अहम है कि आइंदा विफाकी बजट 1-2 रोज में पेश किया जाना है और फिलहाल हतमी तारीख के हवाले से इबहाम बरकरार है। इस पूरे मंजरनामे में गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान पीपी क़यादत ने सिंध के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाम खान शोरो ने नायब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, जिस पर नायब वज़ीर आज़म ने पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है कि सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें इस हवाले से फैसला कुन कुछ न कुछ आउटकम आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत को आलिम मालियाती इदारे की मंजूरी के बगैर बजट को हतमी शक्ल देने में भी मुश्किलात दरपेश हैं, जिसके बायस टैक्स इक़दामात और रिलीफ पैकेजेस पे मुज़ाकरात मजीद हसास मरहले में दाखिल हो चुके हैं। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी, सुपर टैक्स में 2% कमी, बरामद कुनिंदगान के लिए 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे और प्रॉपर्टी सेक्टर में रिलीफ की तजावीज़ दी हैं, लेकिन साथ ही सोलर पैनल, हाइब्रिड गाड़ियां और तकरीबन 2 दर्जन दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% की मायारी शरत लाने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे से यह दरखास्त भी की है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जनरल सेल्स टैक्स की शरह कम रखी जाए ताकि माहौल दोस्त पॉलिसीज को फरोग दिया जा सके। और इस पूरे मंजरनामे में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए टैक्स अहदाफ का हुसूल भी एक बड़े चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुका है। रवा माली साल के लिए टैक्स हदफ को कम करके 13,428 अरब रुपए कर दिया गया, जबकि आइंदा साल 2026-27 के लिए उसे बढ़ाकर 15,264 अरब रुपए तक ले जाने की मंसूबाबंदी जारी है। लेकिन हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौजूदा मुआशी सूरत हाल में यह हदफ हासिल करना गैर मामूली तौर पर मुश्किल साबित हो सकता है। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल में इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हिसार मजीद बढ़ने का इम्कान है, जिनका मजमूई हदफ 9,837 अरब रुपए तजवीज़ किया गया। यह मौजूदा माली साल के तखमीने से तकरीबन 957 अरब रुपए जायद है। रवा साल इनडायरेक्ट टैक्सेस का तखमीना 8,880 अरब रुपए लगाया गया, जबकि असल हदफ 9,730 अरब रुपए था। गुज़श्ता बरसों के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024-25 में यह हदफ 6,815 अरब रुपए और 23-24 में यह 5,553 अरब रुपए था। माहिरीन के मुताबिक इनडायरेक्ट टैक्सेस में मुसलसल इजाफा बिलाखिर महंगाई के दबाव को बढ़ाता है, जिसका बराह रास्त असर आम शहरी की कुव्वत खरीद पे पड़ता है। यूं बजट 2026-27 सिर्फ एक माली मंसूबा नहीं बल्कि सियासी मफाहमत, माशी दबाव, आलमी शराइत के दरमियान एक नाजुक तवाजुन की आजमाइश बनता जा रहा है, जहां हर फैसला आने वाले वक्त की माशी समत का तायुन करेगा। इसी बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत ज़ीशान मर्चेंट साहब ने। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो खदोखाल वज़ा किए जा रहे हैं बजट के, ये कहीं ना कहीं अवाम दोस्त होंगे या कम अज कम
जो डिस्कशन जारी है वहां पे अवाम दोस्त डिस्कशन भी उस पूरी गुफ्तगू का कहीं हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुझे बहुत शुक्रिया आपको मुझे लेने का। मैं इसकी इब्तिदा इस तरह से कर देता हूँ कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन अब जो नज़र आ रहा है कि आपने खुद बता दिया अपने इब्तिदाइया में कि जो है अगले साल जो है वो 15,264 अरब जो है वो कलेक्ट करने हैं। इस साल का टैक्स हदफ कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो अगले साल कैसे कलेक्ट करेंगे, कितना टैक्स बढ़ाएंगे, कैसे टैक्स बढ़ाएंगे, कितना बोझ गरीब आदमी पे डालेंगे, कितना बोझ उठाएंगे। बातें सुनने को तो बहुत अच्छी लगती है कि जी सैलरी टैक्स पेयर्स में से टैक्स कम कर देंगे, बातें ये भी अच्छी लगती है कि सुपर टैक्स कम कर देंगे। सुपर टैक्स तो लगाया ही 1 साल के लिए था, जब 1 साल के लिए लगाया था तो अब हम चौथे पांचवें साल में जा रहे हैं। तो इसका ये मकसद है कि ये कॉल और फेल में कहीं ना कहीं तजाद है। तो मेरी उम्मीद तो यही होगी गवर्नमेंट से कि अगर इस मुल्क की इकोनॉमी को चलाना है और इस मुल्क को हमें आगे बढ़ना है तो हमें टैक्स रेट्स को कम करना होगा। हमने हर साल टैक्स के रेट्स को बढ़ाकर देख लिया, क्या हम अपने अहदाफ को पूरा कर सकें? नहीं। तो कोशिश कर लें एक दफा कि टैक्स पेयर्स की बात मान लें, कोशिश अच्छा, कर लें कि टैक्स ज़ीशान रेट्स को साहब, कम कर लें। ज़ीशान और साहब, फिर चेक टैक्स कर लें रेट को कि अगर तो पूरा साल है सर टैक्स रेट को कम करके टैक्स नेट फिर भी ना बढ़े तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शन क्या? फिर टैक्स रेट बढ़ाते हैं हम। तो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल कितने सालों से हर साल ही देख के हर साल कभी ना कभी सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आ जाता है, फिर बढ़ा दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि क्या हम तैयार हैं। देखिए बात ये हो रही है, हम गवर्नमेंट के हलकों से सुन रहे हैं कि बड़ा हमने जो है जबरदस्त तरीके से जो है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू पाकिस्तान को एक अच्छे मजबूत रोड मैप पे रख डाल दिया है। तो अब उसको कैश करने का टाइम है। अब उसको वो टाइम आ गया है कि जहां पे हम ये कह सकें कि जी ठीक है, आप समझते हैं कि हमारे माशी हालात मजबूत हैं और बेहतर हो रहे हैं, तो टैक्स रेट कम कीजिए, ताकि वो लोग जो इस सिस्टम से डर रहे हैं, वो लोग जो इस सिस्टम में आना नहीं चाह रहे, वो तो कम से कम आ सके। आपने रिटेल की कोई स्कीम अभी 2-3 दिन पहले अनाउंस की, लेकिन उसको प्रॉपरली अभी तक हमारे पास जो है उसकी चीजें वजह ही नहीं है। कोई सर्कुलर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक बात है। तो जब तक जो आप जो चीजों को क्लेरिफाई नहीं करेंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत अच्छा लगता है जी ट्रेडर्स के लिए एक स्कीम आई है जहां पे वो 1% ऑफ टर्नओवर देंगे। क्वेश्चन ये है कि ये इंप्लीमेंट कैसे होगी। ऐसी बहुत सारी स्कीम माजी में भी आती रही थी। क्या स्टेक होल्डर्स को इसमें साथ दिया है? क्या टैक्स एक्सपर्ट्स को इसमें साथ बिठा के उनसे पूछा है कि इसमें निटी-ग्रिटी क्या होगी? तो चीजें बोलने के लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सही हो पाएगा। मैं समझता हूं कि ये बजट में अगर टैक्स रेट्स को कम नहीं किया तो वो बहुत सारे तबकात जो है वो सिस्टम से खुद बाहर निकल जाएंगे। ज़ीशान साहब, टैक्स रेट को कम करके अब दूसरों को माइल करना या राग़िब करना एक अच्छी ऑप्शन तो है। क्या इस ज़मन के अंदर हमें आईएमएफ की तरफ से छूट है, या फिर हम आईएमएफ के शिकंजे में इस हद तक कसे हुए हैं कि हम किसी दूसरे ऑप्शन के ऊपर कोई ट्राई नहीं करना चाहते कि ट्राई करने में सूरत हाल मजीद बिगड़ जाए? नहीं, देखिए हमने हर चीज ट्राई करके देख ली है ना, और वो बिगड़ी ही है। अब इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगी? देखिए ना, आपने सेल्स टैक्स के रेट को 18% के बाद अब आप कह रहे हैं 19% कर दें। आप 50% कर दो यार, एक दफा जान छूटे, ताकि लोगों मुल्क से जो थोड़ा बहुत टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो भी खत्म हो जाए। क्वेश्चन ये है कि आपकी सिमत या आपकी सोच क्या है। क्या आप प्रोएक्टिवली चीजों को देखना चाह रहे हैं? दुनिया में ये टेस्टेड रूल है कि जहां टैक्स रेट कम होते हैं वहां कंप्लायंस बढ़ जाती है। हमारे यहाँ 50% जो है इंडिविजुअल और एओपी का टैक्स रेट है। बेसिक बता रहा हूं कि जो साल में 1 करोड़ रुपए अगर बिजनेस करके कमा रहा है तो 49.5% का मैक्सिमम स्लैब है उसके ऊपर। फिर उसके बाद 1% अगर फॉरेन एसेट तो सीवीटी लग जाती है, तो 50% लग जाता है। मैन्युफैक्चरर तो 2% डब्ल्यूडब्ल्यूएफ लग जाता है, 52% हो जाता है। आप ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं तो डब्ल्यूपीपीएफ 5% लग जाता है। तो आप कहाँ ले जा रहे हैं? अगर मैं 100 रुपए कमा के आप समझते हैं कि मैं 50 या 60 रुपए आपको दे दूं और 40 रुपए से खुद गुजारा करूं, ये दोस्ती नहीं चल सकती। उसके बावजूद होता क्या, अगर मैं ये दे भी रहा हूं तो आप ऑडिट भी मेरा करते हैं, पेनल्टी भी मुझे लगाते हैं, बैंक अकाउंट भी मेरे फ्रीज कर देते हैं। आप उन लोगों की तरफ तो नहीं जा रहे कि जो इस सिस्टम को डॉज दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कितने बैंक अकाउंट्स हैं? ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है।
कम से कम 6 करोड़ बैंक अकाउंट है। अच्छा उसमें से जीशान साहब ये तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और माजी में भी ये रहे, माजी में भी ये उज़र उठाए जाते रहे, लेकिन मैं जीशान मर्चेंट साहब को कहूँ कि पेशीन गोई कीजिए कि ये तमाम उज़र, तमाम सिफारिशात के बावजूद टैक्स की शक्ल क्या आनी है और बजट क्या आना है, तो किन अल्फाज में करेंगे? देखिए, कुछ जगह पे जो कहते हैं ना बच्चों को लॉलीपॉप दी जाती है, कुछ जगह पे लॉलीपॉप दी जाएगी और कुछ जगह पे ऐसे टैक्स रेट्स बढ़ेंगे कि जिससे जो है इकोनॉमी, मैं नहीं समझता कि आगे जाके बहुत अच्छी चल सकेगी। ये जितने टैक्स जो कि आपने देखा ना कि आपने 13,000 अरब 13,900 से 15,000 पे जाना है, तो 1,500 अरब की जंप लगानी है, तो वो कैसे आएगा? वो टैक्स रेट बढ़ा के आएगा। वो टैक्स रेट कम करके तो नहीं आ सकता ना। बकौल अभी जो हम बातचीत जो कर रहे हैं, जो जिस सिनेरियो में हम बातचीत कर रहे हैं, तो मजीद कोई ना कोई टैक्स लगेगा। आप पिछले 10 साल का ट्रेंड उठा के देख लीजिए, हर साल टैक्स रेट बढ़ा के टैक्स का हदफ को पूरा किया गया है। कभी भी टैक्स पेयर्स को बढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं किया गया। हम पिछले 4 साल से या 5 साल से या 10 साल से एफबीआर को जो डेटा फराहम कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर डेटा फराहम कर रहे हैं, जिसमें लोगों के CNIC नंबर, नाम और उनके अगेंस्ट में सेल या उनके अगेंस्ट में परचेजेस मौजूद हैं, उस डेटा का क्या किया एफबीआर ने? कितने नए लोग टैक्स सिस्टम में लेकर आए, उनसे कितना नया टैक्स वसूल किया? आज तक ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन हमें ना पता चली। यानी हमने टैक्स रेट को बढ़ाने के ऊपर तवज्जो दी, कभी टैक्स नेट को बढ़ाने के ऊपर तवज्जो नहीं दी, और अगर दी भी है तो उसके अंदर से लूप होल्स खत्म नहीं किए जा सके जिसकी वजह से टैक्स पेयर को अट्रैक्ट किया जा सके। बहुत शुक्रिया जीशान मर्चेंट साहब इस हवाले से अपना वक्त देने का। और प्रोग्राम के आखिर में वो तज़किरा जो बेहद जरूरी है, पाकिस्तान के लिए कश्मीर शहर की हैसियत रखता है। ये जन्नत नजीर वादी पुरअमन लोगों का खित्ता है जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी और हर मुश्किल वक्त पर पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। लेकिन अब उसी खित्ते में भारत की शय और खुली हिमायत पर कुछ शरपसंद अनासिर उस जन्नत नजीर वादी के हालात खराब करने के दर पे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत अपना मुकदमा हारता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए अब वो 6 हथकंडों पर उतर आया है और गालिबन यही भारतीय फौज की आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है। लेकिन भारतीय फौज को यह याद रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने मार्का हक 2.0 शुरू किया तो भारतीय फौज के लिए मैदान जंग से भागना भी मुश्किल होगा। गुज़श्ता दिनों जन्नत नजीर वादी में पेश आने वाले शरपसंदी के बाद दीगर वाकयात ने एक बार फिर यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अफगानिस्तान की हिमायत से और भारत की सरपरस्ती में फितनाउल खवारिज और फितनाउल हिंदुस्तान वतन अजीज के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक कमजोर रियासत के तौर पर पेश किया जा सके। भारत की पुष्पनाही से अब कुछ शरपसंद अनासिर आजाद जम्मू और कश्मीर में भी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के जरिए वादी के अमन को खराब करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद कश्मीरी अवाम के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत को खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही ये माजी में कभी किया जा सका। गुज़श्ता रोज रावलाकोट में कलअदम शरपसंद तंजीम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुट्ठी भर बलवाइयों की जानिब से एक पुरतशद्दुद वाकया पेश आया जिसमें मुबैना तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सीधी और बराह रास्त फायरिंग की गई। इत्तलात के मुताबिक उस हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद और मुतअद्दिद बेगुनाह शहरी जख्मी हुए। वायरल वीडियोस के अंदर यह देखा जा सकता है कि उन शरपसंदों ने शहरियों पर तशद्दुद करने के अलावा लाशों की बेहुरमती भी की और यह वाकया रियासती इदारों के मुताबिक न सिर्फ कानून की खुली खिलाफवर्जी है बल्कि मुआशरती अखलाकियात और इंसानी इक़दार की भी संगीन पामाली है। हुकाम का कहना है कि इस वाक़े के फौरन बाद भारत से मुंसलिक बाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैरून मुल्क से ऑपरेट किए जा रहे नेटवर्क्स ने AI पर मबनी मवाद और झूठी खबरों के जरिए सूरत हाल को मजीद उलझाने की कोशिश की, जिससे यह तासुर मजीद मजबूत हुआ कि उन शरपसंदों को वतन अजीज के दुश्मनों की खुली और वाज़ेह हिमायत हासिल है। रियासती इदारों का कहना है कि यह तमाम वाकयात बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुए जिनका मकसद जन्नत नजीर वादी में इंतशार फैलाना था। हुकूमत का दावा है कि बैरून मुल्क से फरोग दिए जा रहे बयानिए का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना है। इन तमाम तरह हकायक और दुश्मन की साजिशों के बावजूद ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान और खास तौर पर कश्मीर के अवाम अपनी सरजमीन और अपने वतन से एक मजबूत और अटूट ताल्लुक रखते हैं और किसी भी बैरूनी साजिश या अंदरूनी इंतशार के बावजूद यह रिश्ता कमजोर नहीं किया जा सकता। यही वो जज्बा है
जो हर बहरान में कश्मीर और पाकिस्तान के शेरदिल अवाम को एक मजबूत लड़ी में पिरोए रखता है। रियासत भी ऐसे तमाम इनासर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर चुकी है। वहां इंतजामी इख्तलाफात होंगे, नजरियाती इख्तलाफात होंगे, लेकिन वतन अजीज के हालात खराब करने के लिए हर हद पार करने वालों का वाहिद मकसद वतन अजीज में देरपा अमन कायम करना नहीं है, बल्कि उस अमन के अंदर खलल पैदा करना है। और जो अमन कायम करने कर रहे हैं उनके लिए रियासत का पैगाम है कि रियासत उनके साथ खड़ी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।